बीएससी 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? कल तक हमने पढ़ लिया था कि जो लैंगमर है उसका फॉर्मूला क्या है। इसको हम कल डिस्कस कर चुके थे। ये लैंगमर का फॉर्मूला है, ठीक है। और लैंगमर ने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, इसको भी हम कल के डिस्कशन में देख चुके हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। इसको हम देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला एड्जॉर्प्शन के जो उसका ग्राफ है प्रेशर के साथ, उसको कैसे समझाता है। तो एड्जॉर्प्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये हमारे पास थीटा क्या है, थीटा का मतलब है कि कितनी जगहों पे हमारा एड्जॉर्प्शन हो चुका है, ठीक है। अगर 10 है, 10 जगहों पे एड्जॉर्प्शन, 10 अगर साइट हैं, 10 अगर पॉइंट है जहां पे एड्जॉर्प्शन हो सकता है, तो उन 10 जगहों में से अगर 3 जगहों पे एड्जॉर्प्शन हो चुका है तो ये 3/10 इस रेशो को थीटा कहते हैं, ठीक है। अगर 10 में से 9 जगहों पे एड्जॉर्प्शन हो चुका है तो ये 0.9 होगा, नहीं तो 0.3 होगा। और 10 में से 10 जगहों पे एड्जॉर्प्शन हो चुका है तो ये 1 होगा। इसका मतलब है कि भैया अगर थीटा की वैल्यू कम है तो कम पार्टिकल एड्जॉर्ब हुए हैं, थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा पार्टिकल एड्जॉर्ब हुए हैं, और थीटा की वैल्यू अगर 1 है, थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब सारी की सारी जगहों पे हमारे पार्टिकल एड्जॉर्ब हो गए हैं, ठीक है। तो ये थीटा है, मैं इसको स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये जो हमारा थीटा है ये प्रेशर के साथ किस प्रकार से बदल रहा है, यानी कि एड्जॉर्प्शन प्रेशर के साथ कैसे बदलता है, इसको हम फ्रिडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रिडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन, ये क्या एड्जॉर्प्शन की मात्रा ही एक तरह से ये x/m कहीं जैसा ही है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और फिर एक पॉइंट पे आके एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, फिर प्रेशर से प्रभावित नहीं होता है। तो इस ग्राफ को बताने के लिए इससे पिछला जो वैज्ञानिक था फ्रेंडलिच इसको बोलते थे, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, ये ठीक है शायद। तो फ्रेंडलिच ने इस ग्राफ को समझाने के लिए जो फॉर्मूला दिया वो x/m इक्वल टू k p⁻1/n ये फॉर्मूला दिया, और इस फॉर्मूले से उसने इस ग्राफ के पहले हिस्से को समझाया, और उसने इस ग्राफ के दूसरे हिस्से के लिए तो ये फॉर्मूला लगता ही लगता है। n क्या है इसको भी उसने बताया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये इस तीसरे हिस्से को नहीं समझा पा रहा था, इस तीसरे हिस्से को नहीं समझा पा रहा था, क्योंकि इस इक्वेशन के अनुसार जैसे जैसे p इंक्रीज होगा वैसे वैसे x/m इंक्रीज होगा, यानी कि ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। तो ये तो फ्रिडलिच के साथ प्रॉब्लम हो गई थी। अब लैंगमर ने क्या बोला, तो लैंगमर ने क्या बोला बच्चों देखो, तो लैंगमर ने बोला कि भैया, लैंगमर ने अपना फॉर्मूला दिया, उसने बोला कि मेरा फॉर्मूला यूज करो जहां पे ये जो एड्जॉर्प्शन है ये प्रेशर के साथ कैसे संबंधित है। एड्जॉर्प्शन यानी कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट है, मतलब कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है, वो प्रेशर के साथ कैसे संबंधित है। उसने बोला आप मेरा फॉर्मूला यूज कीजिए। तो हम फ्रिडलिच का फॉर्मूला यूज करते हैं और इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग क्या डाल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या डाल सकते हैं हेडिंग, मतलब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द ग्राफ फॉर लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये ग्राफ बनाना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लैंगमर, लैंगमर ने जो फॉर्मूला दिया वो था थीटा इक्वल टू KP 1/1 प्लस KP, ये फॉर्मूला था ना, ऊपर हमने डिराइव किया ना, तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला इस ग्राफ को पूरा समझा देता है। तो कैसे समझाता है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ और थर्ड हाफ, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं हम इसको, फर्स्ट पार्ट के लिए हम इस फॉर्मूले को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, प्रेशर बहुत लो है, प्रेशर क्या है, बहुत क्या है, प्रेशर बहुत कम है। तो प्रेशर जब बहुत कम होता है, तो प्रेशर जब बहुत कम होता है तो ये बहुत कम है, तो 1 प्लस KP, तो ये KP भी बहुत कम हो जाता है। तो ये 1 प्लस KP किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि भैया प्रेशर बहुत कम है तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के आसपास रहती है, इसलिए 1 प्लस KP किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। देयरफॉर लैंगमर का फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, देयरफॉर लैंगमर फॉर्मूला बिकम
लैंगमर का जो फॉर्मूला है वो कैसा हो जाता है? तो लैंगमर का जो बेटा फॉर्मूला है वो कैसा बन जाता है बताओ? तो लैंगमर का फॉर्मूला बन जाता है वन क्लब। लैंगमर का फॉर्मूला कैसा बन जाता है? लैंगमर का फॉर्मूला बन जाता है, इस ये पूरा का पूरा वन हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? केपी हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? केपी। इसका मतलब ये थीटा क्या है? पी के प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे पी बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो देखो, तो जैसे जैसे आपका पी बढ़ रहा है वैसे ही वैसे क्या बढ़ रहा है? थीटा भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे पी बढ़ रहा है वैसे वैसे ही थीटा बढ़ रहा है। सेकंड पार्ट के लिए तो ये फॉर्मूला है, ये है, मतलब ये फॉर्मूला सेकंड पार्ट के लिए तो है, वो सेकंड पार्ट कर्व बनेगा, ये फॉर्मूले से हम समझाते हैं उसको, ठीक है? तो वो तो ठीक है। थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एट हाई प्रेशर। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर कहीं इसको लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट यानी कि एट हाई प्रेशर बेटा। तो एट वेरी हाई प्रेशर, तो एट वेरी हाई प्रेशर, तो एट वेरी हाई प्रेशर क्या होगा? जब बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा बच्चों, तो ऐसे में केपी की वैल्यू, केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। केपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। केपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। केपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी भैया। और अगर केपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है वन प्लस केपी। तो केपी अगर बहुत ज़्यादा है तो वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? ऐसी कंडीशन में वन प्लस केपी को क्या लिख सकते हैं हम? केपी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर लैंगमर का फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? तो लैंगमर का जो सूत्र है इस वाले हिस्से के लिए, इस वाले पार्ट के लिए लैंगमर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, उसको बहुत ध्यान से देखिए। तो इस वाले पार्ट के लिए हमारा लैंगमर का फॉर्मूला क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो लैंगमर फॉर्मूला बिकम, तो लैंगमर का फॉर्मूला क्या बन जाता है थर्ड पार्ट के लिए, उसको देखना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा केपी हो जाएगा ना बेटा। तो ये केपी अपॉन क्या हो जाएगा? केपी। तो केपी से केपी कैंसल, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? थीटा की वन वैल्यू आएगी। तो इसका क्या मतलब है? थीटा की वन वैल्यू का मतलब है कि सारी की सारी साइड क्या हो गई हैं? ऑक्यूपाई हो गई हैं। 10 की 10 साइड में कौन आ गया है? 10 की 10 साइड में कौन आ गया है? पार्टिकल आ गया है। तो जो सॉलिड की जो ये साइड, सॉलिड की जो 10 साइड्स थी मान लो एग्जांपल के लिए, तो थीटा बराबर वन आने का मतलब अगर 100 साइट है तो 100 की 100 साइट में हमारा पार्टिकल आ गया है। अगर 90 साइट है तो 90 की 90 साइट में हमारा पार्टिकल आ गया है। इसका मतलब सरफेस कंप्लीटली क्या हो गई है? कवर हो गई है। तो थीटा वन आने का मतलब क्या है? थीटा वन आने का मतलब है दिस मीन्स दैट, यहां से मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये दिस मीन्स दैट, ये किस बात को बताता है? दिस मीन्स दैट सरफेस इज कंप्लीटली कवर्ड। सरफेस इज कंप्लीटली कवर्ड। सरफेस क्या है बेटा? कंप्लीटली कवर्ड हो गई है, पूरी की पूरी कवर्ड हो गई है। सरफेस पूरी की पूरी ढक गई है, मीन्स अब सरफेस पूरी ढक गई है। नो साइट अवेलेबल, नो साइट अवेलेबल, कोई साइट तो बची ही नहीं। नो साइट अवेलेबल फॉर एड्जॉर्प्शन, भैया एड्जॉर्प्शन के लिए अब कोई साइट नहीं बची। देयरफॉर, कोई सर साइट अगर एड्जॉर्प्शन के लिए बची नहीं है तो देयरफॉर प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द एड्जॉर्प्शन। प्रेशर हैज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन एड्जॉर्प्शन, ठीक है? इफेक्ट ऑन एड्जॉर्प्शन, तो प्रेशर का एड्जॉर्प्शन पे कोई प्रभाव फिर नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से इस जगह पे प्रेशर का एड्जॉर्प्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाती है और वन ही रहती है, फिर वो और ज़्यादा बढ़ती नहीं है। मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन वहाँ पे हो गया है, अब और एड्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो इसने समझा दिया है, इसने, इस लैंगमर ने इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि प्रेशर बढ़ाने से किस प्रकार से एड्जॉर्प्शन में बदलाव होता है। इसको लैंगमर ने हमें बिल्कुल सही समझा दिया है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, अब एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर की पावर एक के बराबर है ना। तो यानी कि इस जगह पे इनिशियली जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन, जब हमारा लो प्रेशर होता है तो वहां पे ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है? वन। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पर ये पी की पावर क्या होगी? वन होगी। तो पावर जो भी होती है कंसंट्रेशन की, पावर जो भी होती है मतलब किसी रेट इक्वेशन में, ठीक है, कितना एड्जॉर्प्शन हो रहा है उस समीकरण में प्रेशर की जो भी पावर होगी उसको ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे पावर कितनी है? वन है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है?
उसको ऑर्डर कहते हैं, तो 1 को क्या कहते हैं, फर्स्ट, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लो प्रेशर पे ध्यान रखना बच्चों, लो प्रेशर पे हमारा एड्सॉर्प्शन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है फर्स्ट ऑर्डर। सॉरी बेटा क्यों, तो लो प्रेशर पे हमारा एड्सॉर्प्शन का ऑर्डर कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। और हाई प्रेशर पे, जब हाई प्रेशर आ जाता है, तो यहाँ पर तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, तो प्रेशर की पावर क्या है, जीरो है। प्रेशर की पावर यहाँ पे कुछ प्रेशर है ही नहीं, तो यहाँ पी कट गया है ना, तो हम पी की पावर जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर की पावर क्या है, जीरो है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा भी नोट बना लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बना लेंगे कि यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, प्रेशर की पावर जीरो है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर कैसा है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे जीरो ऑर्डर प्रोसेस हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर में कैसा हो जाता है, जीरो ऑर्डर, और लो प्रेशर में कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे तो अभी नॉन डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। ये इक्वेशन यहाँ पे लग रही है, और ये वाली इक्वेशन कहाँ लग रही है, ये वाली इक्वेशन यहाँ लग रही है, और ये वाली इक्वेशन कहाँ लग रही है, ये इक्वेशन आपकी यहाँ लग रही है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम कहाँ से दे सकते हैं, इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम किससे दे सकते हैं, हम लैंगमर से इस ग्राफ का बिल्कुल बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे लैंगमर की कहानी खत्म। अब थोड़ा सा हम लैंगमर की कमियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं, चलिए इसके क्या क्या कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, मतलब क्या क्या करते हैं। तो देखो, ये हमें क्या करता है कि मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन कैसे हो सके वो बताता है मोनोलेयर के लिए। बस आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन बताता है हमें। स्टडी ऑफ सरफेस प्रॉपर्टी, भैया ये बताता है कि हमारा सरफेस कैसा है, होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजिनिटी है। एंड एड्सॉर्प्शन साइड्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस होमोजिनिटी के बारे में बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, इक्विलिब्रियम भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यूज टू डिफाइन द एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट एंड एफिनिटी, तो इक्विलिब्रियम के बारे में ये बात करता है, ठीक है। और ये हमें कैटलिस्ट के काम करने को बताता है, मैं आगे समझाऊंगा इसको। और ये एक्चुअली अप्लाई होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए अप्लाई होता है, भाई इसको ऐसे याद कर लीजिए आप। तो ये वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना है। तो लैंगमर क्या बताता है हमें, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, क्योंकि यहाँ मोनोलेयर बन रही है ना। लैंगमर एड्सॉर्प्शन क्या बोलता है कि बस मोनोलेयर बनेगी, बस मोनोलेयर बनेगी, ऐसा बोलता है ये। और मोनोलेयर कहाँ बनती है, केवल केमिकल एड्सॉर्प्शन में, क्योंकि वहाँ केमिकल बॉन्ड बनते हैं। केमिकल बॉन्ड एक ही बार बनते हैं, एक ही बार बनते हैं केमिकल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे एक ही पार्टिकल चिपकता है, एक ही पार्टिकल चिपकता है, एक ही पार्टिकल आएगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा, कहानी खत्म। तो यहाँ पे मोनोलेयर बनती है। आपका जो लैंगमर का एड्सॉर्प्शन है वो मोनोलेयर के लिए माना जाता है, इसीलिए। और मोनोलेयर केमिकल एड्सॉर्प्शन में ही बनती है, इसीलिए हम कहते हैं कि लैंगमर का जो फॉर्मूला है वो मोनोलेयर के लिए लगता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है लिमिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, ये आपके सिलेबस में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखेंगे अभी हम, ठीक है। अब हमारा सिलेबस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिमिटेशन ऑफ लैंगमर एड्सॉर्प्शन मॉडल। तो इसकी क्या लिमिटेशन है, अच्छा एप्लीकेशंस भी है, ठीक है, एप्लीकेशंस भी लिखेंगे हम उसकी। एप्लीकेशंस भी लिख दिए मैंने, एप्लीकेशंस भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए तैयार हो जाइएगा कि भैया ये हमें कहाँ पे मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन के बारे में बता रहा है ना, कि कहाँ पे हमारा मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर ये बताता है, कि सरफेस कैसी है, होमोजीनियस है, सरफेस के होमोजीनियस नेचर के बारे में ये बोलता है कि भैया जो हमारा सरफेस है वो कैसा नेचर का होता है, होमोजीनियस। फिर ये इक्विलिब्रियम को भी कैलकुलेट करता है, ये किसको कैलकुलेट करता है, के को। देखो ये के को कैलकुलेट कर रहा है ना इसके फॉर्मूले से, ये के को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर हमें थीटा मालूम हो, पी मालूम है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, के निकाल सकते हैं। तो ये हमें क्या करता है, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम को इवैल्यूएशन करने के, यानी कि उसे कैलकुलेट करने के काम आता है, ठीक है, ओके। और ये हमें कैटलिस्ट के वर्क को समझाता है, ठीक है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है उसको समझाता है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में, उसको थोड़ी देर में देखेंगे, ओके। और फिफ्थ ये है कि ये अप्लाई होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन को समझाता है। क्यों समझाता है केमिकल एड्सॉर्प्शन को, क्योंकि लैंगमर क्या मानता है, लैंगमर मानता है कि सरफेस में मोनोलेयर बन रही है। और सरफेस में मोनोलेयर कब बनेगी, सरफेस में मोनोलेयर बनेगी केवल केमिकल एड्सॉर्प्शन में, क्योंकि पार्टिकल केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और फिर वो मतलब नीचे वाला पार्टिकल चाहता है, सरफेस का पार्टिकल चाहता है केमिकल बॉन्ड बनाना, ऊपर से पार्टिकल आया उसने केमिकल बॉन्ड बनाया, बस कहानी खत्म, दोनों सेटिस्फाई, अब कोई एड्सॉर्प्शन नहीं होगा।
तो ये मोनोलेयर के लिए है, यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन को समझाता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझाता है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन को कीमोजॉर्प्शन कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे कीमोजॉर्प्शन लिखा हुआ है। ओके, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। लिमिटेशन भी देखते हो चलते हैं बेटा, लिमिटेशंस भी आपके सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन भी आपका अलग से बन सकता है कि लिमिटेशंस क्या हैं, लैंगमर एड्जॉर्प्शंस की लिमिटेशन क्या है। तो जो जो लैंगमर के बारे में आपने खास बातें समझी हैं, वही सब उसकी लिमिटेशंस भी हैं। लैंगमर क्या बोलता है? लैंगमर बोलता है कि ये जो सरफेस होती है सॉलिड की, ये सरफेस होमोजीनियस होती है। इसका मतलब सारे के सारी जो साइट्स हैं जहाँ जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस में ये जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो सकता है, जो कुर्सियाँ रखी हैं, मतलब मैं तो इनको कुर्सियाँ बोलता हूँ, तो ये जो कुर्सियाँ है, ये बोलता है सारी की सारी कुर्सियाँ एक जैसी हैं, ठीक है, लेकिन मतलब ये सारे के सारे साइट्स कैसे एक जैसे हैं, तो सारी की सारी साइट्स ऊर्जा के हिसाब से एक जैसी है, ठीक है, तो वो होमोजीनियस मानता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, असल में ऐसा होता नहीं है, ये होमोजीनियस मानता है। लैंगमर क्या अज्यूम करता है कि भैया, लैंगमर अज्यूम करता है कि सारी की सारी साइट्स कैसी हैं, होमोजीनियस हैं, ठीक है, सारी की सारी साइट्स होमोजीनियस हैं, ऑल साइट्स आर आइडेंटिकल, सरफेस इज परफेक्टली यूनिफॉर्म, ऐसा मानता है। लेकिन इन रियलिटी सरफेस होमोजीनियस नहीं होता, सरफेस हेट्रोजीनियस होता है असल में, जैसा फ्रिडलिच ने माना था, ठीक है। लैंगमर तो बोलता है यार नहीं मानोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे, तो फ्रिडलिच ने जैसा माना था कि यार ये तीन अलग कुर्सियां होंगी, ये तीन अलग कुर्सियां होंगी, बकवास सी, ये और अच्छी कुर्सियां होंगी, ऐसे बोलता है वो बोलता है कि ये साइट्स क्या होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती है, अलग अलग होती हैं, मतलब कुछ साइट्स हाई एनर्जी की होती है, कुछ साइट्स लो एनर्जी की होती है, तो इस तरह से साइट्स एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है, कुर्सियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ में कुछ अच्छी कुछ खराब, यानी कि सरफेस कैसी होती है, हेट्रोजीनियस। तो ये इसका पहला एजम्पशन ही जो है वो बहुत जगहों पे फेल हो जाता है। दूसरा इसका क्या है, ये बोलता है मोनोलेयर बनेगी, तो ये जो हमारा लैंगमर है वो केवल मोनोलेयर के लिए अप्लाई होता है, वो केवल मोनोलेयर के लिए अप्लाई होती है, थ्योरी केवल मोनोलेयर के लिए अप्लाई होती है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन देखते हैं, ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये पार्टिकल को नीचे से पार्टिकल खींच रहे हैं, तो ये बोलेगा अरे मुझे बहुत दुख है यार, बहुत सारे पार्टिकल खींच रहे हैं, तो ये पार्टिकल अपने ऊपर पार्टिकल खींचता है, तो ये हो गया, ये अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण। इसको बोलते हैं वंडरवॉल अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? वंडरवॉल अट्रैक्शन, ठीक है। और ये जहां पर होगा, ऐसा जहां पर होगा, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा, बस ये अपने अट्रैक्शन को, नीचे की तरफ जो अट्रैक्शन है, जो पुल है, उसको बैलेंस करने के लिए सरफेस का पार्टिकल क्या करता है, इन्वायरमेंट से पार्टिकल खींचता है, अपने ऊपर चिपकाता है। अब ये जो इन्वायरमेंट का पार्टिकल आया है बेचारा, इसको भी तो अब नीचे वाले पार्टिकल खींच रहे हैं ना, इसको भी तो खींच रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए ऊपर से पार्टिकल को खींचेगा। फिर ये भी तो बेचारा नीचे खींचा जा रहा है, तो ये भी बैलेंस करने के लिए और पार्टिकल खींचेगा, तो ये भी तो खींचा जा रहा है, तो ये भी बैलेंस करने के लिए और पार्टिकल खींचेगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगी, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, मल्टी लेयर बनेगी। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या बनता है, मल्टी लेयर। इसको नहीं समझा पाता लैंगमर, इसको समझा नहीं पाता है, क्योंकि लैंगमर तो मान के ही चलता है कि सिंगल लेयर बन रही है, लेकिन वो मल्टी लेयर को नहीं समझा पाता। थर्ड क्या है बेटा, इसको देखेंगे। थर्ड बोलता है कि नो इंट्रैक्शन बिटवीन एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल। लैंगमर कहता है कि चलो यहाँ पे एक पार्टिकल आया, यहाँ पे एक पार्टिकल आया, इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, ऐसा वो मान के चलता है, ठीक है, और ऐसा मान के वो डेरिवेशन करता है, तो वो ये एज्यूम कर रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, इंट्रैक्शंस होते हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में कैटलिस्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, ये सब ये पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट है, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये दीज आर, अरे आ गया, ओके ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, बस चलते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, किस पे आते हैं, दिस फोर्थ पॉइंट, ये वैलिड है केवल किसके लिए, इट इज़ वैलिड फॉर, इट इज़ वैलिड फॉर कीमियोजॉर्प्शन, ये कीमियोजॉर्प्शन के लिए है, क्योंकि ये मोनोलेयर बोलता है ना कि मोनोलेयर ही बनेगी, इसके लिए वैलिड है। लेकिन ये हम कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, फिजियोजॉर्प्शन में, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे मल्टी लेयर बनेगी, ठीक है, तो वहाँ पे ये हमारा वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये आइडियल बिहेवियर एज्यूम करता है। ये क्या क्या एज्यूम कर रहा है, ये आइडियल बिहेवियर एज्यूम कर रहा है। ये बोल रहा है कि भैया फिक्स नंबर ऑफ साइट्स होंगी, क्या होंगी, फिक्स नंबर ऑफ साइट्स होंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिक्स नंबर ऑफ साइट्स नहीं होती हैं, वो बदलती भी रहती हैं,
वो अपनी साइट्स जो फिक्स नंबर ऑफ साइट्स नहीं होती हैं, अगर कहीं पर डैमेज हो गया तो वो साइट्स की संख्या बदल सकती है, ठीक है। रिस्ट्रक्चर अगर हो जाएगा तो वहाँ नंबर ऑफ साइट्स में बदलाव आ जाएगा। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी कमियां हैं। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, हमने यहाँ तक इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। कहाँ तक कर लिया है मैं आपको बता देता हूँ। हमने इस चैप्टर को यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास बस लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, फिर हम अगली यूनिट में चलेंगे जो कि हमारी क्या है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, देन फोटोकेमिस्ट्री में चलेंगे, और फिर जो भी है आगे की यूनिट्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब कल कल के लिए हम 1-2 क्लास में पूरा ये चैप्टर खत्म कर देंगे। देन वी विल मूव टू द वेयर वी विल मूव टू एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में हम चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना बहुत है। आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।